हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 2 को समझेंगे। इस चैप्टर के हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर भी ध्यान देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप पे 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। सबसे पहले तो हम इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर आरंभिक मानव इधर से उधर क्यों घूमा करते थे। वे फल भोजन के लिए, जानवरों के शिकार के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए, चिड़ियाँ पकड़ने के लिए, पेड़ पौधों की तलाश में, फल फूल की तलाश में इधर से उधर घूमा करते थे। कुल मिला के भोजन की तलाश में वो यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। सबसे पहले वो एक दूसरे से दूसरी जगह क्यों जाते थे? अगर वो एक ही जगह पे बहुत समय तक रहते तो वहाँ के सारे फल फूल जानवर खाकर समाप्त कर देते, इसलिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था भोजन की तलाश में। और दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जो लोग जानवरों का शिकार करते थे तो जानवर अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो जो उन जानवरों का शिकार करते थे उन्हें भी उन जानवरों के उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। जैसा कि हमको पता है, फल फूल अलग अलग मौसम के हिसाब से आते हैं, इसलिए उन लोगों को अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग स्थानों पे जाना पड़ता था फल फूल की तलाश में। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, तो पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि नई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता था। चौथा कारण यह है कि पानी की तलाश में जाना पड़ता था। जब गर्मियों में झील नदियाँ सूख जाती थी तो उन्हें कोई दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था पानी की तलाश में। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों
को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पुरातत्वों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिससे पता चलता है जो आखेटक थे खाद्य संग्राहक, वो औजार बनाया करते थे, कभी पत्थरों के, लकड़ियों के, कभी हड्डियों के। लेकिन आज के बचे हुए औजार हैं वो पत्थरों के औजार ही आज बचे हुए हैं, बाकी सब नष्ट हो गए समय के साथ साथ। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। लाल त्रिकोण वाले ये लाल त्रिकोण वाले निशान कहाँ पे हैं? भीमबेटका में है, कुरनूल की गुफाएं और हुगली में। इस इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग इसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। लोग रहने के लिए ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके ताकि वो उनसे औजार बना सकें। शैल चित्रकला इनमें हमें क्या पता चलता है? ये एक शैल चित्रकला का उदाहरण है। जिन गुफाओं के में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। गुफाओं में रहने वाले लोग अक्सर गुफाओं की दीवारों पर चित्र बना देते थे। इनमें से कुछ उदाहरण हमें मध्य प्रदेश में और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। उसमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, उसमें बहुत अच्छे तरह से अब उसमें बहुत अच्छी तरह से अपन को देखने को मिलता है ये चित्र से कला। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए। ये गुफा नर्मदा नदी की घाटी के पास है। ये आप देख सकते हैं, ये वह गुफा है। पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल उन स्थान को कहते हैं जहां में औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अभी मैंने आपको कुरनूल की गुफा दिखाई थी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ये कुछ नाम तथा तिथियां दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा।
बदलती जलवायु। लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु बदल गई। एक दुनिया की जलवायु बदल गई, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि घास के मैदान बढ़ गए। घास के मैदान बढ़े तो जो पशु घास खाते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनकी संख्या बढ़ गई तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इन जानवरों के पीछे पीछे घास के मैदानों तक आए और उन्होंने इन्हें पालने के बारे में सोचा होगा। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इसी उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसमें बताया गया है कि लोग कृषक कैसे बने। जो गेहूं, जो धान है, ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे तो लोगों ने इन्हें बटोरना शुरू कर दिया होगा खाने के लिए, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये फसल कब उगती है, कब पक के तैयार हो जाती है, कौन से स्थानों पे हमें ये मिलेगी। और इसको करते करते धीरे धीरे वो खुद उस फसल को उगाने लग गए और वो कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों में के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत ढले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। मजबूत डालें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक हों। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे विभिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये ऊपर दिए गए इन दांतों को देखो, ये इसमें पता लगाओ जंगली सूअर का दांत कौन सा है और पालतू सूअर का दांत कौन सा है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज
हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के जीव को 2 बार देखो, तुम पाओगे कि ऐसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के कटने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार कटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात तो सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाती है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। आइए तो हम इसे देखते हैं, नीले वर्गों को। ये रहे नीले वर्ग, यहाँ पे मेहरगढ़, महारगढ़, चिरांद, कुल्लूर, पोयमपल्ली आदि। यहाँ पे शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि भुर्जहोम। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें वर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक खरतवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी
ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये कुछ नवपाषाण युग के उपकरण हैं। नवपाषाण युग के प्रस्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। इस तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। आइए हम आपको मेहरगढ़ दिखाते हैं। ये रहा मानचित्र 2 और इसमें मेहरगढ़, ये रहा ये नहीं है मेहरगढ़, ये रहा मेहरगढ़। पाकिस्तान साइड, वर्तमान पाकिस्तान साइड। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए, ये मेहरगढ़ के एक घर का चित्र है। इसमें देखिए 4 कमरे हैं। ये रही वो कब्र, ये रहा इंसान, ये रहा बकरी, ये रहे बकरियों के कंकाल। देखिए ये रहे बकरियों के कंकाल, ये इंसान का कंकाल है। ये एक अन्यत्र है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को पूरी डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए ज्ञान के साथ।